दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से स्वागत है। ये बस्ती कर्म का दूसरा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में निरूह बस्ती के बारे में बात किया था, जिसे स्थापन बस्ती भी कहते हैं। अब हम इस लेक्चर में अनुवासन बस्ती के बारे में बात करने वाले हैं। अनुवासन बस्ती के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको बस्ती की डेफिनेशन बताते हुए वीडियो को स्टार्ट करूंगा। मैं एक चीज़ बता दूं आप सबको कि जिस प्रकार आयुर्वेद में पंचकर्म की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा में बस्ती की इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा जाता है। बस्ती क्या होता है? बस्ती वह प्रक्रिया है जिसमें प्रायः गुद मार्ग से औषधि सिद्ध क्वाथ, स्नेह, क्षीर, मांसरस, रक्त आदि द्रवों को पक्वासे में प्रविष्ट कराया जाता है। यहाँ पर प्रायः शब्द कहने का यह प्रयोग है कि गुद मार्ग के अलावा कई बार मूत्र मार्ग तथा अपत्य पथ योनि मार्ग से भी बस्ती दी जाती है, जिसे हम उत्तर बस्ती कहते हैं। बस्ती के मुख्य दो प्रकार हैं, निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। निरूह बस्ती को हम शोधन बस्ती कहते हैं। निरूह बस्ती को शोधन बस्ती कहने का यह तात्पर्य है कि इसमें जो औषधि या जो औषधि युक्त स्नेह प्रवेश कराया जाता है, वो क्वासे में दोषों शोधित कर उसे गुद मार्ग से बाहर डाल देता है। पर अनुवासन बस्ती को स्नेहन बस्ती कहते हैं, क्योंकि यह बस्ती शरीर में अधिक काल तक पक्वासे में स्थित रहता है और यह शरीर के अन्य भागों को, पक्वासे आदि अन्य भागों को स्नेहित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनुवासन बस्ती के बारे में। अनुवासन बस्ती, सबसे पहली बात बस्ती की डेफिनेशन बात कर ले हम। बस्ती कैसे उत्पत्ति हुई? बस्ती शब्द वस धातु में तिच प्रत्यय लगने से उत्पन्न हुआ है। बस्ती की व्याख्या क्या है कि संस्नेहम कायम सपुरुष दोषः सम्यक सुखन एति च यह बस्ती, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिससे गुद मार्ग में प्रवेश कराया गया औषध सुखपूर्वक दोषों को उभारते हुए दोषों के साथ गुद मार्ग से बाहर निकल जाए, उसे हम बस्ती कहते हैं। अनुवासन बस्ती का क्या अर्थ है? शरीर के अंदर रहने से जो दूषित नहीं होता, जो शरीर के अंदर रहने के बावजूद भी दोषों को उत्पन्न नहीं करे, जिसका प्रयोग प्रतिदिन किया जा सकता है, उसे हम अनुवासन बस्ती कहते हैं। अनुवासन बस्ती के अयोग रोगी कौन होते हैं? मंदग्नि, दुर्बल पुरुष, अतिसार जिसको हुआ है उसे हम अनुवासन बस्ती नहीं कराएंगे। जिनको कफोदर हुआ है, पांडु, कामला, अपची, कृमिकोष्ठ इत्यादि, इन सभी व्यक्तियों को अनुवासन बस्ती नहीं दी जाती है। अनुवासन बस्ती किसे देना चाहिए? तो प्रायः जिसे भी निरूह बस्ती दिया जाता है उसे हम अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। पर एक खास बात है कि वातज रोगों के व्यक्ति को सबसे पहले अनुवासन बस्ती दी जाती है, जैसे अजीर्ण, अतिस्निग्ध, पीत, स्नेह, वात विरेक्त, छिद्रोदर, जलोदर, इन सब में अनुवासन बस्ती दी जाती है। अब हम बात करेंगे अनुवासन बस्ती के पहला कर्म, दैट इज पूर्व कर्म के बारे में। किसी भी पूर्व कर्म में हम सबसे पहले उस द्रव को संग्रह करते हैं, जिसे हम संभार संग्रह भी कहते हैं। संभार संग्रह में क्या सब हम इकट्ठा करते हैं, क्या सब हम कलेक्ट करते हैं बस्ती देने से पहले? बस्ती नेत्र, जिससे बस्ती दी जाती है, बस्ती की औषधि या स्नेह या तैल, पीचू, बस्ती पुटक इत्यादि। तो ये हो गया पहला हमारा द्रव्य संग्रह या संभार संग्रह। अब हम बात करते हैं आतुर परीक्षण। ये भी पूर्व कर्म के अंतर्गत आता है। आतुर परीक्षण अर्थात आतुर की अष्टविध परीक्षा, 10विध परीक्षा करना, आतुर रोग के अनुसार बस्ती द्रव का निश्चित करना। अब आतुर सिद्धता अर्थात पेशेंट को हम रेडी करते हैं फॉर अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती के लिए हम पेशेंट को सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखने वाली ये है कि हम उसको भुक्त अवस्था में लाते हैं, उसको खाना वाना खिलाने के बाद ही हम उसकी अनुवासन बस्ती करवाते हैं और ध्यान रखते हैं कि वो स्नेह ना पिया हो। अब अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि हम निरूह बस्ती में अभुक्त अवस्था लेते थे, यहाँ पर भुक्त अवस्था है, ठीक है। अनुवासन बस्ती की मात्रा या संख्या के बारे में बात कर ले तो अनुवासन बस्ती को विषम संख्या में दी जाती है। वात प्रकोप, वातज विकारों में 9 से 11 अनुवासन बस्ती दी जाती है। पित्तज विकारों में 5 से 7 अनुवासन बस्ती दी जाती है। कफज विकारों में 1 से 3 अनुवासन बस्ती दी जाती है। अगर हम बात करें अनुवासन बस्ती द्रव की तो स्नेह या स्नेह सिद्ध औषध द्रव लिया जाता है, जैसे कि रसना, देवदारू, बिल्व, गोक्षूर, अग्निमांत, मदनफन, ये सब भी अनुवासन बस्ती के औषध का काम करते हैं। रोगी की परीक्षण करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा द्रव देना चाहिए, लेकिन मुख्य बात क्या है कि स्नेह या स्नेह सिद्ध स्नेह प्रयोग किया जाता है। अगर हम काल के बारे में बात करें तो शीतकाल में हेमंत से वसंत ऋतु में दिन के समय में अनुवासन बस्ती देना श्रेष्ठ होता है। उष्ण काल में ग्रीष्म, वर्षा और शरद की ऋतुओं में रात्रि में अनुवासन बस्ती देना श्रेष्ठ होता है। अनुवासन बस्ती मात्रा के बारे में बात करें तो निरूह बस्ती
की जो मात्रा थी उसके चतुर्थ अंश मात्रा जो है अनुवासन बस्ती के लिए हितकर होता है। ये सुपाच्य होता है, भोजन आदि के साथ पच जाता है, मलमूत्र के साथ सुखपूर्वक त्याग हो जाता है। अब हम बात करते हैं अनुवासन बस्ती के प्रधान कर्म के बारे में कि आखिर अनुवासन बस्ती हम कैसे देते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अनुवासन बस्ती की कल्पना रोगानुसार करनी चाहिए तथा प्रयुक्त स्नेह के साथ 3-4 ग्राम संधव व 1-2 ग्राम बारीक पिसा हुआ सौंफ डालकर हल्का गर्म करने के बाद ही वो स्नेह को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बस्ती दान या बस्ती देना, कैसे हम बस्ती देते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि हम रोगी को कहते हैं कि आप लेट जाओ और कंडीशन क्या रखते हैं कि बाएं साइड से वो लेटे, बायां पैर उसका सीधा रहना चाहिए और उसका दहिना पैर जो है या दक्षिण पैर जो है उसका घुटना उसका मुड़ा हुआ रहना चाहिए ताकि गुदावली सीधी हो जाए, औषधि देने में आसानी हो, बस्ती देने में सुविधा हो। बस्ती पुटक समान दबाए और जब हम बस्ती उसे दे रहे हैं तो हम बहुत तेजी से या बहुत धीरे भी ना दे, न बहुत धीरे न बहुत तेज से हम बस्ती पुटक को दबाना चाहिए। अंत में कुछ द्रव जब बस्ती पुटक में रह जाए तभी हम बस्ती देना बंद कर दें ताकि उसके गुद मार्ग में हवा प्रवेश ना कर सके। तो ये तरीका है जिससे हम बस्ती देते हैं। अब हम बात करते हैं अनुवासन बस्ती देने के बाद कितने समय बाद वो बस्ती लौट कर आ जाता है या कितने समय बाद नेचुरली वो खुद ब खुद शरीर से गुद मार्ग के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे हम प्रत्यागमन काल कहते हैं। तो अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल है 3 याम या 9 घंटे। जो अनुवासन बस्ती एक स्नेही बस्ती है जो शरीर में लंबे समय तक रहता है ना, कुछ काल तक शरीर में रहना चाहिए उसका, तभी उसका उपयोग अच्छा होता है। इसके लिए ये रोगी को कहा जाता है कि वो दोनों टांगों को ऊपर लेटाए, वो सुपाइन पोजीशन में रहे और अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाए ताकि बहुत शीघ्र ही अनुवासन बस्ती के द्रव बाहर ना निकले। अब हम बात करते हैं अनुवासन बस्ती के सम्यक योग के बारे में। अगर अच्छे से अनुवासन बस्ती दिया गया तो उसकी क्या क्या गुण देखने को मिलेंगे, इससे हमें, ताकि हम ये पता कर सके कि जो बस्ती दिया गया है वो बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। सबसे पहला बात कि मल के साथ तेल गुदा से बाहर बिना रुकावट से निकल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये अनुवासन बस्ती बिल्कुल सम्यक रूप से दी गई है। रस रक्त आदि धातु की वृद्धि होगी, इंद्रिय स्वच्छ होंगे, रोगी को प्रॉपर निद्रा आएगा, अच्छे से नींद आएगा, उसको शरीर में उसको हल्कापन फील होगा, उसकी बल की वृद्धि होगी, बिना किसी बाधा से मल की प्रवृत्ति होगी, किसी भी वेग में रुकावट नहीं आएगी। तो ये सब लक्षण थे अनुवासन बस्ती के सम्यक योग के लिए। आपको ऐसे क्यों में कई बार पूछ लिया जाता है 5 नंबर के लिए कि अनुवासन बस्ती या बस्ती के सम्यक योग के लक्षण लिखिए। तो इस तरह से अगर आपको श्लोक याद कर सको तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद कर सको तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिख दीजिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलते हैं। अनुवासन बस्ती के हीन योग के बारे में बात करते हैं। शरीर के अध प्रदेश में पीड़ा होना, उदर, बाहु, पीठ, पर्श में पीड़ा होना, शरीर में रूखापन और खुरदुरापन, मल मूत्र वायु में रुकावट होना, ये सब अगर अनुवासन बस्ती अच्छे से नहीं दिया गया, उसका हीन योग है, तो इस तरह से इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। अनुवासन बस्ती के अति योग के बारे में बात करते हैं। जी मचलाना, मोह, क्लम, शरीर में शिथिलता होना, मूर्छा, विकृतिका, ये सब अति योग का लक्षण है। माफ कीजिए, अति योग के लक्षण क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा ही उसको स्नेह दे दिए, औषधि दर्द दे दिए तो पेशेंट जो है उसको जी मचलाएगा, उसे मोह होगा, अनावश्यक उसकी थकावट होगी बॉडी में, शरीर में उसको शिथिलता आएगा, वो मूर्छित भी हो सकता है, विकृतिका नाम के रोग भी हो सकते हैं। तो ये था आपके सम्यक योग, हीन योग और अति योग। अब हम बात करते हैं अनुवासन बस्ती में देने के बाद, पूर्व कर्म प्रधान कर्म हो जाने के बाद पश्चात कर्म में क्या करना चाहिए। तो अगर सम्यक योग है तो रोगी को कुछ देर तक आराम करने दे, उसके बाद उसको सुख सैया पे लेटने के बाद उसको लघु सुपाच्य भोजन दे और बाकी नॉर्मल प्रोसेस चलेगा। अगर हम ये देखते हैं कि कुछ कारणों से रोगी में अनुवासन बस्ती के पश्चात कुछ उपद्रव या व्यापद उत्पन्न हो जाता है, जिसकी संख्या आचार्य चरक ने 6 बताई है। 6 प्रकार के व्यापद उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है? यदि वात का प्रकोप हो गया, पित्त, कफ, इन सब का यदि प्रकोप हो जाता है बस्ती के कारण, तो ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। या अत्यधिक भोजन कर लिया हो वो रोगी, उस समय में अगर हमने अनुवासन बस्ती दिया तो भी उपद्रव हो जाते हैं या व्यापद उत्पन्न हो जाता है। या जो अनुवासन बस्ती दिया गया है वो अगर पुरुष के साथ आवृत हो जाता है तो भी उपद्रव उत्पन्न होता है। बिना भोजन का ही अगर आपने स्नेह बस्ती उसको अनुवासन बस्ती दे दिया तो भी उपद्रव या व्यापद हो जाता है। तो उन व्यापद के लक्षण और उसकी चिकित्सा के लिए अगर आप कहेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी व्यापद, चाहे वो नीरु बस्ती हो चाहे वो अनुवासन बस्ती हो, दोनों का व्यापद, उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा के बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पश्चात कर्म में पथ्य और अपथ्य के बारे में। रोगी को अगर सम्यक रूप से अनुवासन बस्ती हो गया है तो उसे आराम कराना चाहिए, उसको गुनगुने पानी से स्नान करवाना चाहिए, साली चावल और मांस रस का सेवन करवाना चाहिए,
वातज विकार को दूर करने के लिए मांस रस, पित्तज के लिए दूध, और कफज किसी तरह का व्यापक हो जाने के कारण उसको दूर करने के लिए यूज का प्रयोग किया जाता है। इन सब के साथ भोजन करना चाहिए। विहार